अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो कि वह आपको सेहत जैसी नियामत से नवाजे। आमीन। आज मैं मुसफ़ नावेल की शुरुआत करने जा रही हूँ जिसकी मुसन्निफ़ा हैं निम्रा अहमद। नावेल मुसहफ़ आड़ा तिरछा छोटे बड़े हर अंदाज में यही लिखा था। वो लड़की कभी कभी उसके बैग को देखती थी, मगर महमल के तो रोज के 10 मिनट उस सिया फाम लड़की का जायजा लेते ही गुजरते थे। वो भी अजब पुरस्कार किरदार थी। यहाँ इस्लामाबाद में सिया फाम नजर आ ही जाते थे, मगर वो अपने जैसों से मुख्तलिफ थी। सिर पे रुमाल बांधकर गर्दन के पीछे एक ग्रह लगाती और नीचे ओवरकोट, मोटे होठ, सिया रंगत मगर चमकीली आंखें। कोई ऐसी चमक थी उनमें कि महमल कभी उन आंखों में देख न पाई थी। हमेशा निगाह चुरा जाती। शायद 1.5 महीना कबल से वो उसे अपने मखसूस औकात में स्टैंड पे देखती थी और उन 1.5 माह में उसका अंदाज हमेशा एकसा रहा था। कमर सीधी रह के अलर्ट सी बेंच पे बैठी खामोशी से सामने सीट में देखती वो बहुत चुप सी लड़की मालूम नहीं कौन थी। और फिर उसकी वो पुरस्कार किताब, सिया जिल्द वाली भारी सी किताब जिसका सियासर वरख बिल्कुल खाली था, उसकी गोद में धरी होती और किताब के किनारों पे उसके सियाह हाथ मजबूती से जमे होते। उसके अंदाज से कुछ खास झलकता था, किताब की हिफाजत का एहसास या शायद उसके बेशकीमत होने का। किताब बालशत पर मोटी थी, सफ़ों के झलकते किनारे पीले और खस्ता लगते थे, जैसे कोई बहुत कदीम किताब हो, सैकड़ों बरस पुराना कोई नुस्खा हो। कुछ था उसमें, कोई कदीम राज, कोई पुरस्कार कथा। और जब इस किताब को देखती यही सोचती, और अब जाने क्या हुआ उस खामोश सी लड़की से मुखातिब हो ही गई। शायद तजस्सुस आजिज कर रहा था। एक्सक्यूज मी, एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। सियाफाम लड़की ने अपनी चमकीली आंखें उठाई। ये किताब किसकी है? मेरी। मेरा मतलब है इसमें क्या लिखा है? वो चन्ना में महमल का चेहरा देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, मेरी जिंदगी की कहानी। अच्छा? वो हैरत छुपा न सकी। मैं समझी ये कोई कदीम किताब है। कदीम ही है, सदियों पहले लिखी गई थी। तो आपको कहाँ से मिली? मिस्र की एक पुरानी दुकान से। ये कुछ किताबों के बीच पड़ी थी। जब मैंने इसे निकाला तो इस पे जमानों की गिरदी थी। वो मोहब्बत से सिया जिल्द पे हाथ फेरते कह रही थी। उसके लबों पे मध्यम सी मुस्कुराहट थी। मैंने वो गिरदी झाड़ी और इसे अपने साथ रख लिया। फिर जब पढ़ा तो मालूम हुआ कि इसे तो किसी ने मेरे लिए लिखवा कर उधर रखा था। महमल मुंह खोले उसे देख रही थी। तुम्हें क्या दिलचस्पी है इसमें? मैं इसके बारे में मजीद जानना चाहती हूँ। क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम नए दौर की नई लड़की हो। उस कदीम जुबान में लिखे नुस्खे को कहाँ समझोगी? मगर ये है क्या? इसमें क्या लिखा है? वो तजस्सुस अब उसे बेचैन कर रहा था। मेरा माजी। उसी पल हॉर्न बजा तो महमल ने चौंकर सामने सड़क पे आती बस को देखा। मेरा हाल, वो सियाफाम लड़की कह रही थी। महमल बैग का स्ट्रीक पकड़े खड़ी हुई। उसे जल्दी कॉलेज पहुंचना था और मेरा मुस्तकबिल भी। मुझे क्या पेश आने वाला है किताब सब बता देती है। मैं चलती हूँ। वो बस की तरफ देखती मौजरत खाना अंदाज में कहकर आगे बढ़ गई। इसमें तुम्हारा जिक्र भी है महमल। उल्टे पैरों मुड़ी। मेरा जिक्र? मेरे बारे में क्या लिखा है? वो शशद्दर ही तो रह गई थी। यही कि मैं तुम्हें किताब दे दूं, लेकिन मैं तो इसे तुम्हें तब भी दूंगी जब तुम थक कर खुद मुझसे मांगने आओगी, क्योंकि इसमें तुम्हारी जिंदगी की कहानी भी है। जो हो चुका है और जो होने वाला है सब लिखा है। बस का तेज हॉर्न बजा तो वो कुछ कहे बिना तेजी से उस तरफ लपकी। रॉड पकड़कर ऊपर चढ़ते उसने पल भर को पलट कर देखा था। वो सियाफाम लड़की उसी तरह मुस्कुरा रही थी, पूरी इसरार मानी खैस मुस्कुराहट। महमल को एकदम उससे बहुत डर लगा था। कॉलेज के बाद वो अपनी दोस्त नादिया के अब्बू की एकेडमी में 7th क्लास के बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ाती थी। घर पहुंचते पहुंचते उसे रोज 3:30 हो जाते थे। गेट अबूर करके पोर्च में देखा तो 3 गाड़ियां आगे पीछे खड़ी थी।
दिल कराह कर रह गया। घर में गाड़ियों की कतार के बावजूद वो बसों के धक्के खाने पे मजबूर थी। हम चचाओं के रहमो करम पे पलने वाले यतीमों की नसीब भी कितने यतीम होते हैं। खुद पे तरस खाती वो अंदर आई थी। लाउंज में खामोश दोपहर उतरी हुई थी और सबके सोने का टाइम था। आगा जान उसके सबसे बड़े ताया उस वक्त तक ऑफिस से लौट आते थे। उनकी कच्ची नींद के बाद पूरे घर को हुक्म होता था कि पत्ता भी न खड़के वरना डिस्टर्ब होंगे। हुक्म बजाय पूरे घर को और दर हकीकत महमल और मुसरत को सुनाया जाता था। और आखिर में जब आगा जान की बेगम ताई मेहताब उन अल्फाज का इजाफा करते और मुसरत सिर्फ अपनी बेटी को समझा देना कि जब लौर लौर शहर फिरने से फारिग हो जाए तो घर आते हुए मेन डोर आराम से खोला करे। आगा साहब की नींद खराब होती है। अब मैं कुछ कहूँगी तो उसे बुरा लगेगा। गज भर की तो जबान है उसकी, न छोटे का लिहाज न बड़े का अदब। अस्तगफिरुल्लाह, हमारी बेटियां भी कॉलेज में पढ़ती हैं, उनके अंदाज ऐसे न निकले जैसे महमल के वगैरह वगैरह, तो उससे तो आग ही लग जाती। हर रोज दरवाजा खोलते हुए यही फकरा समात में गूंजता तो चिन्ने के बावजूद दरवाजा आहिस्ता बंद करती। किचन की तरफ आई तो सिंक में झूठे बर्तनों का ढेर लगा था। नागवारी से नाक चढ़ाए उसने बैग स्लेब पे रखा और हॉट पॉट की तरफ बढ़ी। सुबह नाश्ते के बाद से अब तक कुछ न खाया था और अब जोरों की भूख लगी थी। हॉट पॉट खोला तो खाली था। रुमाल पर रोटी के चंद जर्रे बिखरे थे। उसने फ्रिज खोलना चाहा तो लॉक था। मेहताब ताई इसके आने से कबल फ्रिज लॉक कर देती थी। पहले मुसरत उसके लिए खाना बचाकर हॉट पॉट में रखती थी, मगर जब से मेहताब ताई ने खाने की खुद निगरानी शुरू की थी, हॉट पॉट हर तीसरे दिन खाली ही मिलता था। तकलीफ से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर जब्त करके बाहर निकली और आहिस्ता से गेट उबूर करके कॉलोनी के बाहर नखड़ वाले होटल से नान और एक कबाब ले आई कि इतने ही पैसे थे। वापसी पर वो फिर से पुरानी महमल बन चुकी थी। लाउंज का दरवाजा खोलकर धड़ाम से बंद किया, फर्श पे पड़ी फुटबॉल उठाकर पूरी कुव्वत से दीवार पे मारी और सोफे पे टांग रखकर बैठी नान कबाब का लिफाफा खोलने लगी। लम्हे भर बाद ही आगा जान के कमरे का दरवाजा खुला और तनतनाई हुई ताई मेहताब बाहर आई। महमल, वो गरजे तो उसने आराम से सिर उठाया। कबाब खाएंगी ताई अम्मा? शटा, हजारों दफा कहा है कि आराम से दरवाजा खोला करो, मगर तुम। आहिस्ता बोले ताई अम्मा, इस वक्त आगाजान सो रहे होते हैं, उठ जाएंगे। वो नान पे कबाब रखकर पाँव चलाती बेनियाजी से खा रही थी। तुम एहसान फरामोश, तुम्हें जरा भर भी एहसास है कि आगा साहब दिन भर के थके? मगर फकरा मुकम्मल होने से पहले ही वो अपना नान कबाब उठाए अपनी कमरे की तरफ जा चुकी थी। ताई मेहताब तिलमिलाती कलसती रह गई। अंदर मुसरत आवाजों पर जाग चुकी थी। क्या हुआ है महमल? भाभी बेगम क्यों नाराज हो रही है? दिमाग खराब है उनका, पैदाइशी मसला है, आपको नहीं पता? उसने बेजारी से नान कबाब का लिफाफा बिस्तर पे रख दिया। मगर हुआ क्या है? उनकी निगाह फिसल कर लिफाफे पर गई, फिर बाहर से खाना लाई हो फ्रिज में और फिर खुद ही खामोश हो गई। आपके लिए लाई हूँ, आपने कुछ खाया? मैं खा चुकी हूँ, एक तुम खाओ, मुझे मालूम है तुमने कुछ नहीं खाया। वो थकावट से मुस्कुराए तो महमल ने लम्हा भर को माँ को देखा। सादा घिसे हुए कॉटन के जोड़े में सफ़ेद है बाल और झुर्रियाँ सदा चेहरे वाली उसकी थकी थकी बेजरत सी माँ, जो वाकई उस आलीशान कोठी की मालकन होते हुए मुलाजिमा लगती थी। दिल बुरा मत किया करो महमल, अल्लाह का नाम लेकर खा लो। मुझे गुस्सा आता है उन लोगों पर अम्मा। बाहर ताई मेहताब की बोलने की आवाज़ बराबर आ रही थी। वो अब शोर करके जाने किस किस को बता रही थी। नाशुक्री मत करो बेटा, उन्होंने रहने के लिए हमें छत दी है, सहारा दिया है। एहसान नहीं किया, मेरे बाप का घर है, इसे अब्बा ने हमारे लिए बनवाया था। ये बिजनेस, ये फैक्ट्रियाँ, ये सब अब्बा ने खुद बनाया था, सब कुछ अब्बा ने हमारे नाम किया था। तुम्हारे अब्बा अब जिंदा नहीं है महमल, वो अब कहीं भी नहीं है, जैसे थक कर कह रही थी और उन्हें देख कर रह गई। फिर सर झटक कर लिफाफा उठाया। नान सख्त हो गया था और कबाब ठंडा। वो बेदिली से लुकमे तोड़ने लगी।
एक ठंडा बेलज़्ज़त खाना खाकर वो कुछ देर ही सो पाई थी कि ठाक की आवाज़ के साथ कमरे के दरवाजे से फुटबॉल टकराया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। बाहर दीवारों पे फुटबॉल मारने की आवाज़ें बराबर आ रही थी। कच्ची नींद टूटी थी। वो बुरा सा मुंह बनाए जमाई रोकती उठी, स्लीपर पहने और हाथों से बाल लपेटते दरवाजा खोला। उसका मुसर्रत का मुश्तरका कमरा दरअसल किचन के साथ मुल्हिका स्टोर रूम था। बहुत छोटा न बहुत बड़ा। अरसा पहले उसे काट कबाड़ से खाली करवा के उन दोनों को उधर मुंतकिल कर दिया गया था। उसके साथ बाथरूम न था, इसलिए उनको लॉन्च पार करके गेस्ट बाथरूम की तरफ जाना पड़ता था। बाहर लॉन्च में नामा चाची के छोटे मास और मुइज़ फुटबॉल इधर उधर मारते दौड़ते फिर रहे थे। तमीज़ नहीं है तुम लोगों को? देखकर खेला करो, मैं सो रही थी। किचन के खुले दरवाजे पे खड़ी अंदर किसी से बात करती नामा चाची फौरन मुड़े। अब मेरे बच्चे खेले भी ना, तुम्हारा तो काम ही सोना है, न दिन देखना न रात, हर वक्त बिस्तर ही तोड़ती रहती हो। हाँ, तो मेरे बाप के पैसे से बिस्तर आए थे, तोड़ूं या फोड़ूं मेरी मर्जी। अब्बा की डेथ से पहले असद चचा तो गालिबन बेरोजगार थे ना, वो भी महमल थी। सारे हिसाब फौरन चुकाकर बेनियाजी से बाथरूम की तरफ चली गई। उधर नामा चच्ची बड़बड़ाती रह गई। मुंह हाथ धोकर उसने अपने सिल्की भूरे बाल दोनों हाथों में समेट कर ऊंचे किए और पौनी बांधी। बहुत ऊंची सी भूरी ये पुनी टेल उस पे बहुत अच्छी लगती थी। वो जरा भी सर हिलाती तो ऊंची पुनी साथ ही गर्दन के ऊपर झूलती। उसकी आंखें कांच सी सुनहरी थी और हल्का सा काजल भी उनको दहका देता था। वो बिलाशबा घर की सबसे हसीन लड़की थी, इसीलिए तो जल्दी ये सब उसे हंसी आ गई। एक नज़र खुद पे डाली। जीन्स के ऊपर खुलासा कुर्ता और गर्दन की गिर्द लिपटा दुपट्टा मफलर की तरह एक पल्लो सामने को लटकता और दूसरा कमर पे गिरता। वो आखिर सबसे मुनफरिद थी। किचन में ताही महताब नगेट्स निकालकर मुसर्रत के सामने रख रही थी, जो बहुत ताबदारी से एक तरफ चाय का पानी चढ़ाकर दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल गरम कर रही थी। उस पे नजर पड़ी तो नगेट्स रखते हुए जरा लापरवाही से गोया हुई। ये बच्चों के लिए फ्राई कर दो मुसर्रत, अब हर कोई तो बाहर से मुँह मार कर नहीं आता ना। वजह फरमाया था ये अम्मा, यहाँ तो लोग घर के अंदर ही दूसरों के माल पे मुँह मारते हैं। वो इत्मीनान से कहकर कूलर से पानी का गिलास भरने लगे। जुबान को संभालो लड़की, तौबा है, हमारी बेटी तो कभी ऐसे हमारे आगे न बोले। अब बुरा मत मानिए भाभी बेगम, मैं समझा दूंगी। घबरा कर मुसर्रत एक मुल्तजी निगाह महमल पे डाली। वो कंधे उचकाकर खड़े खड़े पानी पीने लगी। समझा देना बेहतर होगा। उस पे एक तनफ्फुर भरी निगाह डालकर ताई महताब बाहर चली गई। नामा चची पहले ही जा चुके थे। अब मुसर्रत और महमल किचन में रह गए थे। अब यकीनन बर्तन भी आप ही को धोने होंगे अम्मा। दो भी दो तो क्या है, उनके एहसान कम है हम पे। वो मसरूफ सी एक एक करके नगेट्स कढ़ाई में डाल रही थी। महमल ने गहरी सांस ली और आस्तीन ने मुड़कर सिंह की तरफ मतवजा हुई। उसे इल्म था कि अगर वो न करेगी तो मुसर्रत को ही करना होगा, और अभी तो उन्होंने रात का खाना भी तैयार करना था। रहने दो बेटा, मैं कर लूंगी। मुझे पता है आप कर लेंगी, मगर मैं भी उन लोगों पे जरा एहसान करना चाहती हूँ। वो बर्तन धोकर फारिग हुई तो मुसर्रत ट्रॉली भर चुकी थी। महमल, ये बाहर ले जाओ, सब लॉन में होंगे। वो बिना एहतिजाज ट्रॉली घसीटने लगी। लॉन में रोज शाम की तरह कुर्सियां लगी थी। आगा करीम अखबार खोले देख रहे थे। साथ ही महताब ताई और नामा चची बातें कर रही थी। नामा चची सबसे छोटे चचा असद की बीवी थी, जो करीब ही बैठे गुफरान चचा से कुछ कह रहे थे। गुफरान चचा और महमल के अब्बा आगा इब्राहिम जुड़वा थे। आगा करीम उनसे बड़े और असद चचा चारों भाइयों में सबसे छोटे थे। गुफरान चचा की बेगम फिजा चची बरामदे में खड़ी अपनी बेटी को आवाज दे रही थी। उसे ट्रॉली लेकर आता देखकर मुस्कुराई। अरे महमल जान, तुम अकेली लगी रहे, निदाए सामिया को कह दिया होता तुम्हारी हेल्प करवा देते। फिजा चची नामा और महताब की तरह जुबान की कड़वी न थी, बल्कि इतनी मीठी थी कि जब भी मिठास अपने लबों से दूसरे के हलक में उंडेलते तो वहाँ कांटे उगाते। इट्स ओके। वो भी बस मुस्कुराकर ट्रॉली आगे ले गई।
अब क्या कहती कि निदा और सामिया ने पहले कौन से काम किए थे जो अब करती। अगर वो उन्हें बुलाती तो फौरन उछली आती, एक दो चीजें पकड़ाती, चूल्हा जलाते, बातें बघारती और फिर आहिस्ता से खिसक जाती। उसके बाद लॉन में फिजा चच्ची सबको एक एक चीज, ये छके मेरी सामिया ने बनाई है और ये मेरी निदा के हाथ में तो बहुत जायका है, कहकर पेश करती। उस पे मेहताब ताई उनकी तारीफ तो न करते, मगर मुस्तरद और महमल को काहिली के वो ताने मिलते कि उस सारे कजिया से बचने को महमल ने कभी उन दोनों को बुलाने की गलती न की थी। मगर फिजा चच्ची की मीठी जुबानी थी कि न वो कभी उनको पलट कर जवाब दे सकी, न ही कुछ जता सकी थी। वो मौका ही न देती थी। लाओ लाओ जल्दी करो, दोनों माँ बेटी लगती है, फिर भी घंटा लग जाता है। ताई, आप कोई मुलाजिमा क्यों नहीं रख लेते? कम से कम आपको हम माँ बेटी पे चिल्लाना तो न पड़ेगा। वो तेजी से कहकर ट्रॉली वहीं छोड़े वापस चली गई। सब बातें छोड़कर इधर उधर देखने लगे। एहसान करने का जमाना ही नहीं रहा। ताई ने ट्रॉली अपनी तरफ खींची। आगा करीम निगाहें चुराकर फिर से अखबार में गुम हो चुके थे। वो वापस किचन की तरफ आई तो फवाद तेजी से सीढ़ियां फलांगता नीचे आ रहा था। चाय लग गई? आखिरी सीढ़ी उतरते मसरूफ से अंदाज में कहते हो कलाई पे घड़ी बांध रहा था। स्नैक्स ले गई हूँ, चाय लाती हूँ। वो ज्यादा गौर से सुने बगैर बाहर निकल गया। महमल ने रुककर लम्हा भर को उसे जाते देखा। वो मेहताब ताई का बड़ा बेटा था। हन्नान वसीम उसके बाद थे और सिद्रा और मेहरी सबसे छोटी थी। फवाद आगाजान के ऑफिस जाता था। ऊंचा लंबा खुश शक्ल तो था ही, मगर ड्रेसिंग और दौलत की चमक दमक से मजीद पुरकशिश और हैंडसम लगता था। खानदान का सबसे पॉपुलर लड़का, जिस पे हर लड़की का दिल और लड़की की माँ की नजर थी। निदा और सामिया हूँ या नामा की मकरूर नखरेली आरज़ू सब फवाद के आगे पीछे फिरते। रज़िया पप्पू तो अपनी अकलौती फाइका के लिए कभी फवाद को डिनर पे बुला रही है तो कभी फाइका अंडों का हलवा बनाकर उसके लिए ला रही है। फवाद मीठा शौक से खाता था। सवैया लड़कियां माओ की बनाई को अपना कहकर बहुत शौक से पेश करती थी, मगर वो भी सदा का बेनियाज था। अपनी अहमियत का एहसास था कि बेनियाजी और इतराहट कम न होती थी, और वही तो था जिस पे मेहताब ताई गर्दन ऊंची करके फिरती थी। वरना हन्नान तो बमुश्किल या फिक्र की दुबई ऐसा गया कि न तो फिर खत पत्र लिखा, नहीं फूटी कोड़ी घर भेजी। तालीमी रिकॉर्ड उसका इतना बुरा था कि ताई करती रहती थी, मगर ये वसीम था जिसने ताई और आगाजान का हर जगह सर शर्म से झुकाया था। नालायक निकम्मा, एफए में 2 बार फेल होकर पढ़ाई छोड़कर आवारागर्दी में मशगूल, सिगरेट का आदी, और कहने वाले तो दबे लफ्जों में कह भी देते थे कि उन गलियों का भी पुराना शनासा है जहाँ दिन सोती और रातें जागती हैं। वो सर झटक कर किचन में आई तो मुसर्रत जल्दी जल्दी कपड़े से स्लैब साफ कर रही थी। उनकी प्याली में आधा कप चाय पड़ी थी। उनसे कुछ कहना बेकार था। उसने ट्रे उठा ली। लॉन में फिजा चच्ची के साथ वाली कुर्सी पे फवाद बैठा था और वो मुस्कुराकर बहुत तवज्जो से कुछ बता रही थी और लापरवाही से सुन रहा था। यकीनन निदा सामिया की खूबियों का कोई किस्सा था। महमल उसके कप में चाय उंडेल रही थी कि वो कह उठा, मेरे कप में चीनी मत डालना। नहीं डाली। वो पंजों की बल घास पे बैठी सबको चाय उठा कर दे रही थी। अरे बेटा, चीनी क्यों नहीं पी रहे? फिजा चची बहुत ज्यादा फिक्रमंद हुई। यूं ही कुछ वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने तो स्मार्ट हो, और क्या लॉस करोगे? आज तो उसी पल सामने वाली कुर्सी पर आ बैठी थी। और मेरी चाय में आधा चम्मच चीनी। महमल वो फवाद के बिल्कुल सामने टांग पे टांग चढ़ा कर बैठी थी। जस्ट सा सफेद ट्राउजर और ऊपर कदरे खुली गली वाली रेड शॉर्ट शर्ट, कंधों तक स्टेप में कटे बाल और गंदे में आम सा चेहरा जिसको बहुत महीने से उसने कदर पुरकशिश बनाया था, मगर पतली कमान सी आईब्रोज उसको बहुत शातिर दिखाती थी। वो नामा चची और असद चचा की अकलौती और लाडली बेटी थी। फिट तो रखना पड़ता है खुद को। महमल, एक कबाब पकड़ाना। फवाद ने हाथ बढ़ाकर कहा तो महमल ने फौरन कबाब की प्लेट उठाकर देना चाहिए, और देती देती उसकी उंगलियां फवाद के हाथों से मस हुई। वो चौंका तो घबरा कर महमल ने प्लेट छोड़ दी। वो गिर जाती अगर वो थाम न लेता। महमल ने फौरन हाथ खींच लिया। वो प्लेट पकड़े एक्टिक उसे देख रहा था, चौंक कर, सब कुछ भूल कर।
जैसे उसे पहली दफा देखा हो। बस लम्हे भर का अमल था। उसने रुख फेर लिया तो वो भी दूसरी जानिब मतवज्जा हो गया। फिजा चची और आरज़ू किसी और तरफ मतवज्जा थी। किसी ने भी वो लम्हा महसूस न किया था जो आकर गुजर भी चुका था। और फवाद वक्फे वक्फे से उस पे एक निगाह डालता था जो पंजों की बलघास पे बैठी सबको चाय सर्व कर रही थी। जरा सा सर झुकाती तो पूरी पूरी टेल और ऊंची लगती थी, सर उठाती तो पूरी साथ ही झूलती और वो कांच सी सुनहरी आंखें। उन सारी लड़कियों के पास उस जैसा कुछ भी तो न था। वो चाय की सिप लेता खामोशी से उसे देखता रहा। शाम में वो कमरे में बंद पड़ती रही। फिर मगरिब ढल गई तो किचन में आ गई जहाँ मुसरत फुर्ती से कटिंग बोर्ड पे प्याज टमाटर काटती रात की खाने की तैयारी कर रही थी। किचन में यार कोई न था और सारा फैलावा यकीनन उन्हीं को समेटना था। अम्मा, ये ताया या चाचियों में से कोई खाने की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? हमेशा आप ही क्यों बनाती हैं? वे सब देखकर हौल गई थी। तो हमारा घर है बेटा, मैं करूंगी तो क्या हो जाएगा? आप थकती नहीं है उनकी खिदमत करते करते? नहीं, थकन कैसी? वो आप झुककर चूल्हा जला रही थी। अच्छा बताएं, क्या बनाना है, मैं कुछ करा दूं? बिरयानी तो बनानी ही है, बाकी मेहताब भाभी से पूछती हूँ। वो उसी पल मेहताब ताई ने किचन के दरवाजे से झांका। खाना बनाना आप शुरू भी कर दो मुसरत, रोज देर हो जाती है। मुसरत चूल्हा जलाते फौरन पलटे। जी भाभी, बस शुरू कर रही हूँ, आप बताएं। बिरयानी का वसीम बेटा कह गया था, साथ क्या बनाऊं? वो दुपट्टे से हाथ पोंछते उनके सामने जाकर पूछने लगे। साथ मटर कीमा बना दो, कबाब भी तल लेना और दोपहर वाला अभी गोश्त भी गरम कर लेना। आलू का एक सालन भी बना लो, सलाद रायता भी न भूलना। जी, और मीठे में देख लो, वो बेनियाजी नौखवत से गोया हुई। पुडिंग बना लो या डबल रोटी की खीर। एक अचटती नजर उस पर डालकर पलट गई। एक टाइम पे दकीचे भर भर के आप 3-3 4-4 डिशेस बनाती हैं, मगर रात के लिए कुछ बचता ही नहीं है। वो कलस्ती भी थी और हैरान भी होती। तुम खुद ही तो कहती हो कि हमारा माल हराम तरीके से खाते हैं, फिर हराम में कहाँ बरकत होती है बेटा? उनके लहजे में बरसों की थकन थी और वो कहकर फिर से कटिंग बोर्ड पे झुक गई। वो बिल्कुल चुप सी हो गई। वाकई क्यों यहाँ दगीचे के दगीचे एक वक्त के खाने पे खत्म हो जाते थे। उसने तो कभी इस पहलू पे सोचा ही न था। और अम्मा भी उनके हर जुल्म ज़्यादती से आगाह थे, फिर भी चुपचाप सहे जाती थी। हमारा माल दिल में कांटा सा चुपा। 11 बरस कबल अब्बा की डेथ से पहले ये फैक्ट्रियाँ, ये जायदाद, बैंक बैलेंस, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पूरी बिजनेस एम्पायर सब अब्बा का था। और ये आगा करीम खान, ये राजा बाजार में कपड़े की दुकान चलाते थे। गुफरान चचा एक मामूली सी कंपनी में इंजीनियर भर्ती थे और आरज़ू के वालिद असद चचा, वो तो वसीम की तरह थे, बेरोजगार, निकम्मे, निखट्टू और नालायक। फिर कैसे अब्बा का चहलम के बाद वो अपने किराए के घर खाली करके बारी बारी इधर आन बसे। ये आगा इब्राहिम का घर, आगा हाउस, 3 मंजिला आलीशान महलनुमा कोठी थी। निचली मंजिल पे आगा जान की फैमिली ने बसेरा जमाया, बालाई पे फिजा चाची ने, और सबसे ऊपरी मंजिल पे असद चचा की फैमिली का कब्जा था। वो चंद दिन के लिए आए थे, मगर फिर वो चंद दिन कभी खत्म न हुए। बाद ही बाद जगह की कमी का रोना रोया जाता, यहाँ तक कि मास्टर बेडरूम से मुसरत और महमल को निकाल कर स्टोर में शिफ्ट कर दिया गया। वो उस वक्त छोटी थी, शायद 9-10 बरस की, मगर जैसे जैसे शऊर की मंजिलें पार की तो अंदर ही अंदर लावा पकता रहा। अब तो अरसा हुआ उसने दबना छोड़ दिया था। घर के मर्दों के सामने तो खैर वो जबान बंद ही रखती, मगर ताई चचियों से बराबर का मुकाबला करती और कजिन्स तो किसी खाते में न थी। लेकिन इस जबान चलाने के बाद उस पर सख्तियाँ बढ़ती गईं। वो महज जबान से जवाब दे सकती थी, मगर तैयमा वगैरह दूसरे हरबे भी इस्तेमाल करती। जब से उसने अपनी जाती जेब खर्च के लिए एक दोस्त के वालिद की एकेडमी में ट्यूशन्स देनी शुरू की थी, उसको घर वापसी में देर हो जाती और नतीजतन या कसदन उसके लिए दोपहर का खाना न रखा जाता। एक दफ़ा अम्मा एक रोटी और सालन की प्लेट बचाकर कमरे में ले गई, मगर ताई मेहताब की निगाह पड़ ही गई और घर में भौचाल ही आ गया।
वो बातें सुनाई मुसर्रत को, ऐसे ऐसे चोरी के इल्ज़ामात वो इल्क़ाबात से नवाजा कि मुसर्रत फिर कभी उसके लिए कुछ बचा कर कमरे में न रख सके। शायद तय ये सब इसलिए करती थी ताकि वो ट्यूशन छोड़ दे और जो 1500 रुपया उस ट्यूशन से मिलता है वो उसे न मिला करे। और ट्यूशन की इजाजत भी तो कितनी मन्नतों से उसे मिली थी। जब सबके सामने उसने पूछ लिया तो शुरू में तो सभी अखड़ गई, लेकिन उसका फकरा के ठीक है, आज एकम तारीख है, लाइए आगा जान, मेरी पॉकेट मनी निकालिए, मगर इतनी ही हो जितनी सिद्रा और महरीन बाजी को मिलती है, क्योंकि अगर मुझे पॉकेट मनी न मिली तो मैं सिद्रा और महरीन के हर अच्छे और महंगे जोड़े को आग लगा दूंगी। और अब पहली दफा इतनी जुनूनी होकर बोली थी कि मजीद 10 मिनट की बहस के बाद उसे इजाजत मिल गई थी। और अभी जो अम्मा ने याद दिलाया कि वो लोग उनका माल खाते तो वे सोचे बगैर न रह सकी कि कुछ ऐसा जरूर है कि आगाजान उस 20 साल लड़की से खाइफ हैं। अगर कभी जो अपना हिस्सा मांगने खड़ी हो जाए तो क्या उनका केस इतना कमजोर है कि वो अदालत का फैसला अपने हक में न करा सकेंगे और उन्हें हर चीज महमल के हवाले करना पड़ेगी? और क्या वो 20 साल लड़की इतनी बाहिम्मत है कि उन शतरंज के इतने माहिर और चालबाज खिलाड़ियों को अपनी उंगलियों पे नचा सके? जवाब एक जोरदार नहीं था। वो कभी भी उनके खिलाफ उठ खड़ी नहीं हो सकती थी, लेकिन अगर कभी उसके हाथ उनकी कोई कमजोरी लग जाए, कोई दुखती रग जिसे दबाकर वो अपने सारे हिसाब चलता कर सके तो कितना मजा आए। मगर ऐसी क्या दुखती रग हो सकती है उनकी? बात सुनो। मेहताब ताई ने फिर से किचन में झांका तो वो अपने ख्यालात की बहकती रोज से चौंकी। फवाद कह रहे हैं मीठे में चॉकलेट सोफले होना चाहिए, यूं करो अभी साथ साथ शुरू कर दो, और हाँ कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत अरसे बाद मेरे बेटे ने किसी खास मीठे की फरमाइश की है। बहुत माल और फकर और तंबिया भरे अंदाज में कहकर वो पलट गई और महमल के जहन की भटकती रूह उसी एक नुक्ते पे मंजमद हो गई। मेरा बेटा, मेरा बेटा। तो आगा जान और मेहताब ताई की कमजोरी, दुखती रग और दर्द का पता सब कुछ फवाद ही था। और अगर जो ये दुखती रग उसकी उंगली तले आ जाए तो? महमल, ये आलू काट दो, मेरा ख्याल है आलू अंडे भी बना लेते, सब शौक से खाते। वो सोच में गुम उनके करीब आई और आलू छीलने लगी। मुसर्रत ने बिरयानी का मसाला बनाया, कीमा मटर भी पकने के करीब था। महमल ने शामी कबाब तले, फिर आलू अंडे का सालन, सलाद, रायता सब बना चुकी तो मुसर्रत रोटी पकाने लगी। फवाद के लिए सोफले बनाकर फ्रिज में रख दिया था ना? जी अम्मा, आप फिक्र ही न करिए, वो मुस्कुरा कर बोली। उसे शाम लॉन में फवाद को खुद को चौंक कर देखना और लम्हे भर को मबहूत होना याद आया था। जो गलती खानदान की सारी लड़कियां करती थी वो महमल को नहीं दोहरानी थी, उसे अपनी अहमियत नहीं गिनवानी थी। उसने फैसला कर लिया था। जरा देर को हाथ रुककर मुसर्रत से नजर बचाकर बाहर लॉन्च में गई, जहाँ तमाम लड़कियां उस वक्त बैठी टीवी देख रही थी। आरज़ू उसी चुस्त लिबास में टांग पे टांग रखी बैठी थी। फवाद की बहनें सिद्रा और महरीन भी करीब ही थी। सिद्रा 24 बरस की बहुत आम शक्ल की लड़की थी। उसी कमी को पूरा करने के लिए खूब सारा मेकअप और ज्वेलरी घर में भी जेबतन किए रही थी। सियाह बालों में गोल्डन स्ट्रेकिंग भी करवा रखी थी, फिर भी ज्यादा फर्क न पड़ा था। 30 साल महरीन का अलबत्ता कद छोटा था, काफी छोटा, और बाल बेहद घुंघरियाले। वो सारा दिन अपने बाल सीधे करने या कद लंबा करने के टोटके आजमाती रहती। नक्श उसके सिद्रा की निस्बत बेहतर थे। फिजा चची की निदा और सामिया में से निदा बड़ी थी और सामिया छोटी, मगर सामिया अपने बेहद लंबे कद के बास बड़ी लगती थी। महरीन उससे उसी बास खार खाती और सामिया भी माँ की तरह मीठी मीठी बातों में सारा दिन महरीन को मजीद एहसास दिलाती रहती। निदा की शक्ल जरा अच्छी थी, सांवली रंगत पर बड़ी बड़ी आंखें उसे कदर मुमताज बनाती थी, और तभी आरज़ू उसको नापसंद करती थी। शायद वो जानती थी कि फवाद के लिए उसके मुकाबले पे सामिया कमजोर, जबकि निदा एक मजबूत उम्मीदवार थी। फवाद की बहनें सिद्रा और महरीन तो बीए करके ही पढ़ाई छोड़ चुके थे, जबकि 22 साल सामिया, 23 साल निदा बीए करने के कॉलेज और 23 साल आरज़ू मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी जाती थी।
के पास होने वालों में से थी और उसकी यूनिवर्सिटी पहुंच जाने की बड़ी वजह आगा जान की सिफारिशें थी। ये सिफारिशें सिद्रा और महरीन के वक्त भी काम आ जाती अगर जो उन्हें पढ़ने का रत्ती भर भी शौक होता। बात सुने, उसने बजाय अजलत में सबको मुखातिब किया। रात खाने के लिए सौफले बनाना है, आप लोगों में से कोई हेल्प कराएगा? नहीं। आरुज़ी ने रिमोट से चैनल बदलते उसे देखना भी गवारा नहीं किया। निदा अपने नाखूनों पर से क्विक्स खर्च रही थी। लंबी सी सामिया फौरन फोन की तरफ मुतवज्जा हो गई। महरीन ने चेहरे के आगे रिसाला कर लिया और सिद्रा बहुत इन्हमाक से उसे टीवी देखने लगी। चले फाइन, वो वापस किचन में आ गई। डाइनिंग हॉल में रोज की तरह खाना खाया गया। महमल हमेशा की तरह सबसे आखिरी कुर्सी पे मौजूद थी, जो आगाजान की सरबराही कुर्सी की बिल्कुल सीध में थी। मुसरत इधर उधर चीजें पकड़ाती फिर रही थी। मीठा ले आओ। खाना खत्म हुआ तो महताब ताई ने महमल को इशारा करके कहा। मुसरत अभी छोटे बर्तन उठाकर किचन की तरफ गई थी। मीठा तो आज नहीं बना, वो बहुत इत्मीनान से बाआवाज बुलंद बोली तो सब चौंक कर उसे देखने लगे। मगर फवाद ने उलझकर माँ को देखा। मैंने कहा था कि चॉकलेट सौफले बनाना है। जी, मगर आपका चॉकलेट सौफले नहीं बना। महमल, ये क्या बदतमीजी है? तैया माँ ने घर का बदतमीजी। फवाद भाई, आप भी खाने की डिशेस गिने। बिरयानी, मटर कीमा, अरवी गोश्त, आलू कबाब, सलाद, रायता। जरा गिन कर देखें, ये सब अम्मा ने अकेले बनाया है। मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं, मेरे पास वक्त नहीं था कि बनाती। और आपकी उन बहनों से कहा भी कि फवाद भाई के लिए सौफले बनाना है, हेल्प करवा दो, मगर सब ने इनकार कर दिया। अब इतना सब करना और ऊपर से मीठा बनाना हमारे बस से बाहर था। सॉरी, मैं कल बना दूंगी, या अगर मेरी माँ की थकन से बढ़कर आपको अपना टेस्ट अजीज है तो मैं उन्हें कह देती हूँ। अम्मा अम्मा, उसने आवाज लगाई। जहाँ लड़कियां बेचैनी से पहलू बदल रही थी और महताब ताई कुछ सख्त सुनाने ही वाली थी, कह उठा। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैंने ख्याल नहीं किया कि तुम्हारे एग्जाम्स हैं। और मम्मी, उसने माँ को तंबीही निगाहों से देखा। किचन का काम सिर्फ महमल और मुसरत चच्ची की जिम्मेदारी नहीं है, उन सारी नवाबजादियों को भी कहा करे। हाथ तो बिठा सकती है ये। हाँ तो करती तो है। हाँ ठीक है। आगाजान ने नैपकिन से हाथ साफ करते बात खत्म करना चाहिए। जवान बेटा जो उनसे ऊंचा था, उसकी बात के आगे उन्हें अपनी बात कमजोर लग रही थी। महताब ताई पहलू बदल कर रह गई। नाइमा चाची जेर लब कुछ बड़बड़ाई और तो फिजा चच्ची भी खामोश सी हो गई थी। लड़कियां अलग शर्मिंदा। वो इत्मीनान से फवाद के उठने से कबल ही उठ गई थी। मुसरत को बर्तन उठाते पहले तो इल्म भी न हो सका कि क्या हुआ है, और जब हुआ तो माफी तलाफी करने लगी। अंदर आकर महमल को भी डांटा, मगर वो परवाह किए बगैर किताबों में सर दे बैठी रही। फवाद के उठने के बाद यकीनन ताई ने बहुत सुनाई थी, मगर फवाद के अल्फाज का असर जाहिर नहीं कर सकती थी। उसकी घर में एक मजबूत हैसियत थी और पहली दफा किसी मजबूत हैसियत वाले ने महमल और मुसरत की तरफदारी की थी, जो बहुत सी खवातीन रात को कुर्ते हुए सोई थी।